गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल क्लासेस में। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टैप कीजिए ताकि आपको मिलते रहे हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशन। आज का हमारा टॉपिक है मूवमेंट ऑन द कर्व एंड शिफ्ट ऑफ द कर्व। तो हम एक लीनियर इंक्रीजिंग लीनियर फंक्शन का एग्जाम्पल लेके एग्जामिन करेंगे कि कैसे किसी एक जो लाइन होती है, लीनियर फंक्शन होता है, उसमें मूवमेंट होता है और कैसे उसमें शिफ्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है b इज इक्वल्स टू ई प्लस एम मल्टीप्लाई बाई जी। b यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि डिपेंड करता है g की वैल्यू पे। द वैल्यू ऑफ b इज डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ g। g यहाँ पे आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। b आपका आश्रित चर है और g आपका स्वतंत्र चर है। ठीक है, और सबसे पहली बात हमें कैसे पता लगा कि ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग लीनियर फंक्शन है, तो ये हमें पता लगा ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन से। कैसे, हमने ग्राफ को ऑब्जर्व किया। बेसिकली हॉरिजेंटल एक्सिस जो है, जो आपका क्षैतिज एक्स है, उसमें हमने जी की वैल्यू को रिप्रेजेंट किया है, और जो आपका ऊर्ध्वाधर जो एक्स है, वर्टिकल जो एक्सिस है, उस पर हमने बी की वैल्यू को रिप्रेजेंट किया है। और ये आपका रहा इंक्रीजिंग लीनियर फंक्शन। सबसे पहली बात कि जो उसका इंटरसेप्ट है, जो उसका ऊर्ध्वाधर अंतखंड है, वर्टिकल जो इंटरसेप्ट है, वो आपका क्या है, बेसिकली पॉजिटिव है। ये आपका जो है वो ग्रेटर देन 0 है। दूसरा, इसकी जो स्लोप है, ढाल जो है, वो क्या है, धनात्मक है, पॉजिटिव है। एम भी इसका क्या है, ग्रेटर देन 0। बेसिकली बोथ आर पॉजिटिव, सो वी कैन से दैट दिस आर इंक्रीजिंग लीनियर फंक्शन। तो इंक्रीजिंग लीनियर फंक्शन, अब हमें देखना है कि इस रेखा पर गतिशीलन या इस रेखा पर संचलन कैसे होता है और इस रेखा का शिफ्ट कैसे होता है, इस रेखा का शिफ्ट या समानांतर शिफ्ट कैसे होता है, पैरेलल शिफ्ट कैसे होता है, तो हम इसी के एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, b इज इक्वल टू ई प्लस एम मल्टीप्लाई बाई जी। b आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, g आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मान लेते हैं कि हम g की जो वैल्यू है, उस g की वैल्यू को 1 यूनिट से इंक्रीज करते हैं। g की जो वैल्यू है, उस g की वैल्यू को 1 यूनिट से इंक्रीज करते हैं, तो जो b की जो टोटल वैल्यू होगी वो किस तरीके से इंक्रीज करेगी, b इज इक्वल टू e प्लस एम मल्टीप्लाई बाई 1। आफ्टर दैट b इज इक्वल टू e प्लस एम, तो b की जो टोटल वैल्यू है वो इस तरीके से इंक्रीज करेगी। मान लो कि आपने g की जो वैल्यू है, यहाँ पे जो g है आपका g, उसको आपने 1 यूनिट से इंक्रीज कर दिया, तो b की वैल्यू भी इस टोटल फॉर्म में इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जब आपने g की वैल्यू को 1 यूनिट से इंक्रीज किया तो आपकी वैल्यू 1 यूनिट से भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आप g की जो वैल्यू है वो 2 यूनिट से इंक्रीज करना चाहते हो, तो आपकी जो b की वैल्यू होगी वो इस तरीके से इंक्रीज करेगी, b इज इक्वल टू e प्लस एम मल्टीप्लाई बाई 2। आफ्टर दैट b इज इक्वल टू e प्लस 2m, मीनिंग दैट कि आपने g की वैल्यू को 2 यूनिट से इंक्रीज किया, तो b की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से इंक्रीज करेगी। ठीक है, इस टोटल फॉर्म में इंक्रीज करेगी। तो मान लिया कि आपने g की जो वैल्यू है, g की वैल्यू को 2 यूनिट से, पहले 1 यूनिट से इंक्रीज किया था, अब आपने 2 यूनिट से इंक्रीज किया, तो आपकी b की वैल्यू भी कुछ इस फॉर्म में इंक्रीज हो जाएगी। अब मान लो कि आप g की वैल्यू को 3 यूनिट से इंक्रीज करना चाहते हैं, g की जो वैल्यू है उसको 3 यूनिट से इंक्रीज करना चाहते हैं, तो जो b की टोटल वैल्यू है वो कुछ इस फॉर्म में इंक्रीज हो जाएगी, तो b की वैल्यू भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अब मान लेते हो कि आप g की जो वैल्यू है उसको 4 यूनिट से इंक्रीज करना चाहते हो, तो आपकी जो b की जो टोटल वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से इंक्रीज करेगी, b इज इक्वल टू e प्लस 4m। तो b की वैल्यू भी आपकी इंक्रीज हो गई जब आपने g की वैल्यू को 4 यूनिट से इंक्रीज कर दिया है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे बिंदु प्राप्त होंगे, पॉइंट्स प्राप्त होंगे। मान लेता हूँ कि मैं इसको a नाम देता हूँ, इसको b, इसको c और इसको d। तो पहले आप a से b तक पहुंचे, फिर b से c तक पहुंचे, फिर c से d तक पहुंचे। तो ये एक डायनामिक इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे एक डायनामिक इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे गतिशीलन हो रहा है। इसी रेखा पर, इसी फंक्शन पर एक गतिशीलन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। कैसे कि पहले आप a से b तक पहुंचे, b से c तक पहुंचे, c से d तक पहुंचे। कैसे पहुंचे, जब आपने g, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो आपका स्वतंत्र चर है, उसकी वैल्यू को आपने 1 यूनिट से इंक्रीज किया, फिर आपने उसकी वैल्यू को 2 यूनिट से इंक्रीज किया, फिर आपकी ने उसकी वैल्यू को 3 यूनिट से इंक्रीज किया, एंड सो ऑन। आप 4 यूनिट से इंक्रीज करें, फिर 5 यूनिट से इंक्रीज करें, तो आपकी b की जो वैल्यू है वो कुछ इस फॉर्म में इंक्रीज हुई। फर्स्ट जब आपने पहली 1 यूनिट से इंक्रीज किया तो इस फॉर्म में आपकी इंक्रीज हुई। जब आपने 2 यूनिट से आपने इंक्रीज किया g की वैल्यू को, तो b की वैल्यू इस फॉर्म में इंक्रीज हुई। जब आपने g की वैल्यू को 3 यूनिट से इंक्रीज किया तो आपकी वैल्यू इस तरीके से इंक्रीज हुई b की। तो यहां पर आप पहले a से b तक पहुंचे, b से c तक, c से d तक, तो एक
डायनामिक इफेक्ट हो रहा है, इसी रेखा पर, इसी फंक्शन पर, इसी लाइन पर आपका क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। इसी मूवमेंट को हम कहते हैं मूवमेंट ऑन द कर्व। किसी रेखा या वक्र पर गतिशीलन होना, उसी रेखा पर संचलन होना। ये संचलन किसका है, बेसिकली वेरिएबल्स का है। ये इसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ वेरिएबल्स, परिवर्तों का संचलन, मूवमेंट ऑफ वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि आप जैसे जैसे जी की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो यूनिट से, बी की वैल्यू भी कुछ इस फॉर्मेट में आपकी इंक्रीज कर रही है। तो इन्हीं को बोलते हैं मूवमेंट ऑफ वेरिएबल्स, या फिर हम दूसरी टेक्निकल लैंग्वेज में कह सकते हैं मूवमेंट ऑन द कर्व। तो ये जो मूवमेंट ऑफ द वेरिएबल्स हो रहा है, जब आप जी की वैल्यू को 1 यूनिट से इंक्रीज कर रहे हो, 2 यूनिट से इंक्रीज कर रहे हो, एंड सो ऑन, तो आपकी बी की वैल्यू भी कुछ इस फॉर्मेट में इंक्रीज कर रही है। और ये जो फॉर्मेट इंक्रीज हो रहा है, ये एक बेसिकली इस पर्टिकुलर लाइन पर हो रहा है, इस पर्टिकुलर ट्रेंड पर हो रहा है, और इसी डायनामिक इफेक्ट को हम बोलते हैं मूवमेंट ऑन द कर्व। तो अब हम पढ़ते हैं कि शिफ्ट ऑफ द कर्व क्या होता है, किसी वक्र का या किसी रेखा का शिफ्ट होना क्या होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं इसी लीनियर इंक्रीजिंग लीनियर फंक्शन के द्वारा। तो हम एग्जामिन करते हैं कि शिफ्ट ऑफ द कर्व क्या होता है। बेसिकली दिस इज आवर इंक्रीजिंग लीनियर फंक्शन। दिस इंक्रीजिंग लीनियर फंक्शन हैव 2 पैरामीटर्स, E and M. E is the vertical intercept and M is the slope of the line. जो E है वो E तो आपका क्या है, ऊर्ध्वाधर अंतखंड है। जो M है वो इस रेखा या इस फंक्शन की क्या है, प्रवणता या ढाल है। जब हम किसी एक प्राचाल को स्थिर मानकर किसी दूसरे प्राचाल में वृद्धि या कमी करते हैं, तो आपका जो लाइन है, जो फंक्शन है, वो या तो रोटेट करेगा या शिफ्ट होगा। तो आइए हम इसका एग्जामिन करते हैं। लेट्स चेक इट। दिस इज आवर इंक्रीजिंग लीनियर फंक्शन B इज इक्वल टू E प्लस M मल्टीप्लाई बाई G। अब हम यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो E है आपका, जो क्या है, बेसिकली वर्टिकल इंटरसेप्ट है। इस वर्टिकल इंटरसेप्ट को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, इनिशियली मान लेते हैं कि जितना है वो उतना ही रहेगा। इसकी हम M जो है, बेसिकली जो इसका स्लोप ऑफ द लाइन है, इस रेखा की ढाल या प्रवणता है, उसको हम इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पे जो M है वो आपकी M इंक्रीज कर गई है M1 से, यानी आपका स्लोप इंक्रीज हो गया है, इस रेखा की ढाल या प्रवणता इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है। तो आपका जो स्लोप है वो M से M1 हो गया है, इस रेखा की ढाल या प्रवणता इंक्रीज हो गई है। और आपका जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है, एक जो प्राचाल है, वो उतना ही है। तो आपने देखा कि जो रेखा है वो अपने जो आपका इनिशियल जो पॉइंट है, उस इनिशियल पॉइंट से रोटेट कर गई है, शिफ्ट हो गई है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं पैरामेट्रिक शिफ्ट। ध्यान दीजिएगा कि किसी भी रेखीय फलन के, यहाँ पर हमारे पास 2 प्राचाल हैं, किसी एक रेखीय फलन के 2 से अधिक भी प्राचाल हो सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 ही प्राचाल है, एक तो E है और एक M है। E जो आपका है वो आपका वर्टिकल इंटरसेप्ट है, और M आपका क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन है। आपको किसी एक को कांस्टेंट मानना है, तो सबसे पहले हमने एक ऐसा केस लिया है जिसमें हमने E को कांस्टेंट माना है, E को सेम ही माना है, आपका जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है उसको कांस्टेंट माना है, और दूसरे प्राचाल या दूसरे पैरामीटर में हमने इंक्रीज किया है। हमने दूसरे जो M जहाँ पे हमारे पास प्राचाल है, इस रेखा की ढाल या प्रवणता है, उसकी रेखा की ढाल या प्रवणता को हमने बढ़ा दिया है। तो इससे क्या हो गया है, जो रेखा है, जो लाइन है, जो फंक्शन है, वो अपने इनिशियल पॉइंट से क्या हो गया, रोटेट हो गया, शिफ्ट हो गया है लेफ्ट साइड की ओर। तो ये जो मूवमेंट कहलाता है, बेसिकली ये जो इफेक्ट कहलाता है, इसी को हम बोलते हैं पैरामेट्रिक शिफ्ट या शिफ्ट ऑफ द कर्व। तो हमने देखा कि पहला केस ये देखा हमने कि हमने E को कांस्टेंट माना और M को इंक्रीज कर दिया M1 से, यानी रेखा की जो ढाल या प्रवणता है उसको हमने इंक्रीज कर दी। तो इससे क्या हो गया, इससे हुआ यूं कि जो रेखा थी, जो कर्व था, वो अपने इनिशियल पॉइंट E से रोटेट कर गया लेफ्ट साइड की ओर। तो इसी को हम बोलते हैं पैरामेट्रिक शिफ्ट। अब हम इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि जब हम रेखा की ढाल या प्रवणता को कांस्टेंट मानकर उसके वर्टिकल इंटरसेप्ट में इंक्रीज करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है। तो अब हमने यहाँ पैरामेट्रिक शिफ्ट का दूसरा केस लिया है, जहां हम उसके अंतखंड को बढ़ा रहे हैं और उसकी जो ढाल या प्रवणता है फंक्शन की, उसको हम कांस्टेंट कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज आवर इंक्रीजिंग लीनियर फंक्शन वेयर B इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड G इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। E इज आवर वर्टिकल इंटरसेप्ट एंड G एंड M आवर स्लोप ऑफ द लाइन एंड स्लोप ऑफ द कर्व। ये जो M है वो इस रेखा की ढाल या प्रवणता है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि जो M है, जो इस रेखा की ढाल या प्रवणता है, उसको हम उतना ही मान के चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे रेखा की जो प्रवणता है, ढाल है, वो M ही है। ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल्स टू M। बट यहाँ पर हम जो चेंज कर रहे हैं वो उसके वर्टिकल इंटरसेप्ट को इंक्रीज कर रहे हैं। पहला जो आपका वर्टिकल इंटरसेप्ट था वो OE था, अब OE से आपका OE1 हो गया है। बेसिकली E से E1 आपका इंक्रीज हो गया है। तो आपका जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है, वर्टिकल इंटरसेप्ट वो इंक्रीज हो गया है E से E1 तक,
यानी ई से इवन हो गया है। तो अब जो इंक्रीजिंग लीनियर फंक्शन बन रहा है वो बन रहा है b इज इक्वल टू E1 प्लस एम मल्टीप्लाई बाई जी, जहाँ आपका m तो कांस्टेंट है, यानी जो स्लोप ऑफ द लाइन है वो इनिशियली है जैसी थी, जैसे पुरानी स्टेज पे थी वो की वही है, बट आपने E1 यानी आपने वर्टिकल इंटरसेप्ट को बढ़ा दिया है। तो यहाँ देखिएगा कि आपका जो ये आपका पहला जो इनिशियल कर्व है b इज इक्वल टू E प्लस एम मल्टीप्लाई बाई जी। अब आपने करा क्या है, अब आपने करा है कि आपने उसके अंतखंड ऊर्ध्वाधर अंतखंड को बढ़ा दिया। पहले OE था, अब OE से OE1 हो गया है, ठीक है। तो हुआ क्या है कि ये जो लाइन है वो अपनी इनिशियल स्टेज के पैरेलल शिफ्ट हो गई है, यानी समानांतर शिफ्ट हो गई है, ठीक है। ये आपका इनिशियल कर्व है b इज इक्वल टू E प्लस एम मल्टीप्लाई बाई जी। जैसे ही आपने इसके एक पैरामीटर्स को चेंज किया, वो पैरामीटर्स क्या है, इंटरसेप्ट, आपने इंटरसेप्ट टर्म को चेंज किया, आपने उसको इंक्रीज किया m को कांस्टेंट मानते हुए। ध्यान रखना, पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पे आपको किसी एक फैक्टर को कांस्टेंट मानना होगा और केवल एक फैक्टर में आपको चेंज लाना होगा, वेरी करना होगा, ठीक है। तभी आप उसके एब्सोल्यूट इफेक्ट को जान पाएंगे। लाइक दैट अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट सेटेरस पेरिबस। तो आइए हम वापस इसको समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहला इनिशियल फंक्शन है b इज इक्वल टू E प्लस एम मल्टीप्लाई बाई जी। अब आपने m को कांस्टेंट मानना है और E को वर्टिकल इंटरसेप्ट को इंक्रीज किया है। तो जैसे ही आपने E को इंक्रीज किया E1 तक, तो आपका जो ये लाइन थी वो अपने पैरेलल शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं शिफ्ट ऑफ द कर्व। ध्यान आपको यही समझना है कि जब आप क्या करते हो, जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल में इंक्रीज करते हो तो आपका b भी इंक्रीज कर जाता है, तो आपका एक डायनामिक इफेक्ट होता है उसी लाइन पर, उसको बोलते हैं मूवमेंट ऑन द कर्व। बट उसके विपरीत जब आप क्या करते हो किसी एक पैरामीटर्स में, यहाँ पे हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, एक तो e है और एक m है, किसी एक को कांस्टेंट मानना है और किसी एक को वेरी करना है। तो यहाँ पर जब हमने क्या किया कि यहाँ पर जब हमने m को कांस्टेंट मानकर इस रेखा या इस वक्र की ढाल या प्रवणता को कांस्टेंट माना, जितनी थी उतनी ही माना, और इसकी जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है, ऊर्ध्वाधर जो अंतखंड है, उसमें हमने इंक्रीज किया, तो हमने पाया कि जो रेखा है वो अपने पैरेलल समानांतर शिफ्ट हो गई है। यही इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट कहलाता है शिफ्ट ऑफ द कर्व, या हम इसको कहते हैं पैरामेट्रिक शिफ्ट। बेसिकली पैरामीटर्स में चेंज होने के कारण जो रेखा है, जो लाइन है, वो आपकी पैरेलल शिफ्ट होती है या रोटेट करती है, ठीक है। तो आज का कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है इंक्रीजिंग लीनियर फंक्शन का, तो आप खुद प्रैक्टिस कीजिए और आप खुद एग्जाम्पल लीजिए डिक्रीजिंग लीनियर फंक्शन का। और इसके साथ ही हमने यहाँ पे जी की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज किया है 1 यूनिट से 2 यूनिट से, तो आप इसको डिक्रीज भी कर सकते हैं बेसिकली। और इसी के साथ हमने यहाँ पे पैरामीटर्स की वैल्यू को भी इंक्रीज किया है। पैरामीटर दोनों ही, चाहे वो ई हो चाहे एम हो, किसी एक को कांस्टेंट मानकर किसी एक पैरामीटर की वैल्यू को हमने इंक्रीज किया है। तो आप खुद एक एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें आप इन पैरामीटर्स की वैल्यू को डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो खुद एग्जामिन कीजिए, खुद प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ में आ जाए कि मूवमेंट ऑन द कर्व क्या होता है, शिफ्ट ऑफ द कर्व क्या होता है। अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ इश्यू होते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। Fasten your seatbelts, cause we riding down slope like the man. Economics, let's go. Today I'ma talk to you about some economics. Curve shifting left and right like it was plate tectonics. Yup, supply and demand, yeah, you know we on it.